मुख्तार काजिम ने जब अपनी वाइफ सामिया शाहिद को दोपहर में कॉल की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके कुछ देर बाद लगभग दोपहर के 3 बजे उसने सामिया को टेक्स्ट मैसेज भी किए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम के 6 बज गए थे और अभी तक सामिया का कोई रिप्लाई ना आने पर मुख्तार को उसकी बेहद फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इससे पहले सामिया ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो कहीं भी जाती तो कॉल या मैसेज के थ्रू मुख्तार को इन्फॉर्म कर देती थी। इसलिए मुख्तार काजिम अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। ऊपर से एक दिन पहले ही मुख्तार ने एक अजीब सा सपना देखा था, जिसके बारे में उसने अपनी वाइफ सामिया को भी बताया था। ऐसी सिचुएशन में काजिम का रिएक्शन वही था जो एक हस्बैंड का होना चाहिए, और फिक्र की तो फितरत ही है कि वो वक्त बीतने के साथ डर का रूप लेने लगती है। तनाव और उलझन में फंसे काजिम से जब रहा नहीं गया तो उसने सामिया की छोटी बहन मदीहा को टेक्स्ट मैसेज कर सामिया के बारे में पूछा। बट सरप्राइजिंगली मदीहा सारे मैसेजेस रीड तो कर रही थी, पर काजिम की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मदीहा का यह बर्ताव काजिम को खटकने लगा, मानो एक बहन को दूसरी की कोई परवाह ही ना हो। उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी वाइफ सामिया के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पूरा दिन सामिया की कॉल का इंतजार और उसकी बहन मदीहा से भी कोई जवाब ना मिलने के बाद काजिम ने सामिया के कजिन टॉम को कॉल की, जिसने उसे बताया कि सामिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 10 p.m. my time, I get a call from her cousin. He told me that she died of a heart attack. सामिया के कजिन के मुंह से अपने वाइफ की हार्ट अटैक से हुई मौत की खबर सुन काजिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामिया अब इस दुनिया में नहीं है। काजिम को लगा कि हो सकता है कि उसकी सालियां उसे किसी तरह का कोई मजाक कर रही हो, जिसमें सामिया भी उनका साथ दे रही हो, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक तो सामिया सही सलामत उसके टच में थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दिल में जब इस तरह की बेचैनी उठती है तो अक्सर मन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जहां एक हिस्सा अनहोनी की ओर इशारा करने लगता है, वहीं दूसरा इन्हीं आशंकाओं पर लगाम लगाने पर लगा होता है। और शायद काजिम के अंदर भी यही 2 आवाजें एक साथ लड़ रही थी, एक जो सच समझना चाहती थी और एक जो उसे मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि इस सच की जड़ें कहीं और काफी पहले से जुड़ चुकी थी। 3 साल पहले अक्टूबर 2013, लंदन शहर, मुख्तार काजिम और सामिया शाहिद, इन दोनों की पहली मुलाकात लंदन के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। पेशे से फैशन फोटोग्राफर काजिम था तो पाकिस्तानी, लेकिन उसका सारा काम दुबई में था, इसलिए वो वहां पर ही सेटल हो गया था और काम के सिलसिले में वो कुछ समय के लिए लंदन आया हुआ था। सामिया भी एक ब्यूटिशियन थी और साथ ही उसे फैशन में भी इंटरेस्ट था, जिसके चलते पहली मुलाकात में ही सामिया और काजिम के बीच एक कनेक्शन जुड़ गया। दोनों के बीच शुरू हुई बातचीत मुलाकातों में बदल गई, और जब काजिम दुबई वापस चला गया तो दोनों ऑनलाइन आपस में चैट के थ्रू कनेक्ट करने लगे। कुछ ही वक्त में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, और इस शुरुआत से सामिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा लाइफ पार्टनर वो चाहती थी वो सारी खूबियां उसे काजिम के अंदर दिख रही थी। दोनों के बीच का प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि पहली मुलाकात के लगभग 11 महीने बाद ही 7 सितंबर 2014 को इन दोनों ने ब्रैडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में शादी कर ली। साल 2016, सामिया और काजिम की शादी को 2 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन सामिया के पास उसकी मां इम्तियाज और छोटी बहन मदीहा का कॉल आता है। वो दोनों सामिया को उसके फादर मोहम्मद शाहिद की तबीयत खराब होने की खबर देते हैं। सामिया की मां ने बताया कि उसके पिता की तबीयत डायबिटीज के चलते दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और उनकी हालत इतनी नाजुक है कि वो अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। सामिया अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए यह खबर सुन वो अंदर से टूट जाती है और ऐसे वक्त में उसे अपने पिता के पास होने की जरूरत महसूस होती है। सिंस उसकी बहन मदीहा ने पहले से ही सामिया की फ्लाइट बुक कर दी थी, इसलिए सामिया पूरी बात काजिम को बताती है और फिर बिना ज्यादा देरी किए तुरंत अपने घर पंडोरी गांव पाकिस्तान के लिए निकल जाती है। लेकिन 6 दिन बाद सामिया के पाकिस्तान से वापस दुबई लौटने से ठीक 1 दिन पहले अचानक से काजिम का सामिया से कांटेक्ट टूट जाना, सामिया का फोन स्विच ऑफ होना, उसकी बहन मदीहा का मैसेजेस पढ़कर भी रिप्लाई ना देना और फिर सामिया की मौत की खबर। कुछ ही घंटों में काजिम की लाइफ की पूरी तस्वीर बदल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक ऐसा केस बनेगा जिसने उस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसे सुलझाने के लिए 2 देशों की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। आखिर क्या हुआ था सामिया के साथ और किसने लिखा था उसकी कहानी का अंजाम?
Welcome to the show. My name is Shashwat and you are watching The Bizarre Case of Samia Shahid. 1987 ब्रैडफोर्ड यूके। सामिया का जन्म ब्रैडफोर्ड में हुआ था और वहीं से ही उसकी स्कूलिंग भी हुई थी। वो अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी और अपने पिता मोहम्मद शाहिद के सबसे ज्यादा करीब भी, जो सामिया पर अपनी जान छिड़कते थे। उसकी हर मांग, हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। सामिया को ना सिर्फ मेकअप एंड फैशन का बल्कि कार चलाने का भी बहुत शौक था। She loved driving. She was a really crazy boy driver. सामिया की फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान में झेलम डिस्ट्रिक्ट के पंडोरी गांव से बिलोंग करती थी, बट बाद में ये लोग इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में शिफ्ट हो गए थे। ब्रैडफोर्ड में ही जहां सामिया के फादर का कार रेंटल का बिजनेस था, वहीं उसके एक चाचा रेस्टोरेंट और दूसरे चाचा फूलों का बिजनेस करते थे। सामिया का पूरा परिवार यूके में वेल सेटल्ड और हाईली रिच था। 25 साल बाद, ये बात है साल 2012 की, यानी सामिया की काजिम से हुई मुलाकात के एक साल पहले की, जब घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते सामिया के निकाह के लिए रिश्ते आने लगे थे। और उनमें से एक रिश्ता उसी के पंडोरी गांव से उसके कजिन मोहम्मद शकील का था। भले ही सामिया की फैमिली ब्रैडफोर्ड में सेटल्ड थी, लेकिन सामिया का पूरा परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश था। और अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थे सामिया के फादर। लेकिन सामिया अंदर ही अंदर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, पर अपनी फैमिली की खुशी के लिए वो इसे ठुकराकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। सामिया ने अपने पिता से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। उसने कहा कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वो पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाकर शकील से मिलना चाहती है। उसके पिता सामिया की इस बात को मान जाते हैं और पूरा परिवार शकील के परिवार से मिलने यूके से पाकिस्तान पहुंच जाता है। दोनों के परिवार वाले वैसे ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो सभी सामिया और शकील के फटाफट निकाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। सामिया यूं तो शकील को बचपन से ही जानती थी, क्योंकि था तो वो उसका कजिन, पर वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और सामिया ने इस बारे में अपनी दोस्त समायरा को टेक्स्ट मैसेज भी किया। लेकिन परिवार की खुशी की खातिर आखिरकार सामिया इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर अपनी फैमिली के साथ ब्रैडफोर्ड वापस आकर शादी की शॉपिंग में लग जाती है। सामिया ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी बाजार से कपड़े और गहने की शॉपिंग पूरी करने के बाद 18 फरवरी 2012 को अपने सारे रिलेटिव्स के साथ पाकिस्तान निकल जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और हर जगह से रिलेटिव्स आने लगे थे। फाइनली 27 फरवरी 2012 को सामिया का निकाह शकील से हो जाता है। दोनों परिवार इस निकाह से बेहद खुश थे। यहाँ तक मोहम्मद शाहिद ने बेटी और दामाद को रहने के लिए पंडोरी गांव का अपना ये घर एज अ गिफ्ट दे दिया, जहां शादी के बाद दोनों इसी घर में साथ रहने लगते हैं। वहीं सामिया की फैमिली वापस ब्रैडफोर्ड लौट जाती है। लेकिन घर लौट आने के बाद भी सामिया के अंदर का बोझ कम नहीं हुआ था। जो बातें वो किसी से कह नहीं पा रही थी, उन्हें वो अपने दोस्तों के साथ बांटने लगती है। वो अपने दोस्तों को कभी टेक्स्ट तो कभी वॉइस नोट के थ्रू अपने दिल का हाल बयां करने लगी। सामिया ने शकील के कहने पर ब्रैडफोर्ड में उसकी वीजा के लिए एप्लीकेशन डाल दी, क्योंकि शकील भी उसके साथ ब्रैडफोर्ड में सेटल होना चाहता था। सामिया भले ही शकील से दूर थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी पर शकील का कंट्रोल कम नहीं हुआ। वो रोज उसे वीडियो कॉल करता, कभी हाल चाल के नाम पर तो कभी उसकी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखने के लिए। वो कभी पूछता कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या पहन रही है, जैसे सामिया की जिंदगी का पूरा कंट्रोल अब शकील के हाथ में हो। सामिया धीरे धीरे इन सब से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो कैसे शादी में फंस चुकी है और डिप्रेशन में डूबती जा रही है। I'm going insane. I wanna. You know when you pray for namaz, could you just pray that Allah gives me because you know I wanna. There's a limit, and today was the limit. But the limit over God is God. God is nothing to. I don't. 6 महीने बाद दिसंबर 2012 में घर वालों के प्रेशर के चलते सामिया वापस पाकिस्तान शकील के पास आ जाती है। इस बार वो करीबन 6 महीने शकील के साथ रहती है, लेकिन इतना वक्त गुजारने के बाद भी सामिया के दिल में शकील के लिए ना कोई फीलिंग पैदा होती है और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन, बल्कि वक्त के साथ उसे अपना फ्यूचर और भी ज्यादा अंधेरे में डूबता हुआ नजर आता है। एक लड़की जिसकी परवरिश एक हाई क्लास सोसाइटी में हुई हो, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के छोटे से गांव में बिना अपनी मर्जी के गुजार सकती थी? ये सभी बातें उसके मन में दिन रात चला करती।
आखिरकार 6 महीने वहां गुजारते हुए सामिया वापस अपने घर ब्रैडफोर्ड लौट आती है और इस बार उसे रोकने की कोशिश इसलिए भी नहीं की गई क्योंकि शकील को भी अपने ब्रिटिश वीजा के लिए सामिया की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे वापस जाने दिया। लेकिन ब्रैडफोर्ड लौटने के बाद भी सामिया को अपने ही घर में एक अजीब सा परायापन की फीलिंग आने लगी थी। जहां उसे सुकून मिलना चाहिए था वहीं उसे कोई समझने वाला नहीं था। उसके आसपास लोग तो थे लेकिन उसकी बात, उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। बस कुछ दोस्त ही थे जिनसे वो अपना दिल हल्का कर लेती थी। वो किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, शायद इसी सोच के साथ कि यही उसकी जिंदगी है और शायद यही उसकी नियति बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह का आना तय होता है। कुछ महीने बाद सामिया के नेचर में धीरे धीरे काफी चेंजेस आने लगे थे और यह बात उसके दोस्तों ने भी नोटिस कर ली थी। जो लड़की कल तक अंदर अंदर टूट रही थी वो पहले की तरह ही खुश रहने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। जिस लड़की की आंखों में आंसू बसे रहते थे उसके अंदर ऐसे बदलाव को देखकर लग रहा था जैसे पुरानी वाली सामिया वापस आ गई हो। जब उसके दोस्तों ने इस अचानक आए बदलाव का राज पूछा तो सामिया ने धीरे से सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे वो मुख्तार काजिम से एक रेस्टोरेंट में मिली, कैसे बातचीत दोस्ती में बदली और फिर वही दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। और अब वो सिर्फ एक ही बात जानती थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी काजिम के साथ बिताना चाहती है। जी हाँ, जिस वक्त सामिया और काजिम की यह कहानी शुरू हुई थी उस वक्त सामिया शकील की वाइफ थी और काजिम से हुई उसकी पहली मुलाकात के सिर्फ 11 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को इन दोनों ने ब्रैडफोर्ड में शादी भी कर ली। और अब ये कहानी आगे चलकर और भी पेचीदा होने वाली थी। सामिया को अंदाजा भी नहीं था कि काजिम से हुई उसकी एक मुलाकात उसकी जिंदगी की तकदीर में ऐसी लकीरें खींच देगी जिसका अंजाम उसने खुद भी नहीं सोचा था। और इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस वक्त में जब सामिया और काजिम के बीच इस प्यार की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर 2013। सामिया को काजिम में वही इंसान दिखाई दिया जैसा लाइफ पार्टनर वो हमेशा इमेजिन करती आई थी। वहीं काजिम को सामिया की मासूमियत और उसका भोलापन दिल को छू गया था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और कब यह रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। यह एक ऐसा राज था जिसे सामिया ने अपनी फैमिली से छुपा कर रखा। उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सच जिसके बारे में सिर्फ उसके कुछ करीबी दोस्त ही जानते थे। सामिया वैसे भी अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए काजिम को उसने अपने पास के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसके घर वालों ने उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहां उसकी मर्जी की कोई जगह ही नहीं थी और जहां से वो निकलना चाहती है। काजिम ने सब कुछ ध्यान से सुना और समझ गया कि सामिया किस हालात से गुजर रही है। उसने पूरी सच्चाई जानने के बाद सामिया का साथ छोड़ने के बजाय उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। साल 2014 की शुरुआत में शकील की वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, जिसके चलते शकील अब ब्रैडफोर्ड तो नहीं आ सकता था, लेकिन सामिया को अब हमेशा के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता क्योंकि यही तय भी हुआ था। लेकिन अब हालात बदल गए थे क्योंकि सामिया की जिंदगी में काजिम आ गया था और वो अब और वक्त शकील के साथ उस नकली रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने शकील को फोन करके कहा कि लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, तुम यहाँ आ नहीं सकते और मैं पाकिस्तान नहीं रह सकती, इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। शकील डिवोर्स की बात सुनकर भड़क गया और उसने सामिया को तलाक देने से साफ मना कर दिया। सामिया नहीं चाहती थी कि इस बारे में उसके पिता को कुछ भी पता चले, इसलिए वो खुद से ही ब्रैडफोर्ड के एक मस्जिद जाकर वहां के इमाम से बात करती है। वो उनसे कहती है कि मैंने सुना है कि इस्लाम में जबरदस्ती किया गया निकाह जायज़ नहीं होता और दोनों पक्षों का राजी होना जरूरी होता है। इसलिए वो उन्हें बताती है कि उसका निकाह भी जो बिना उसकी रजामंदी के हुआ है वो जायज़ नहीं है। ये बात सुन मस्जिद के इमाम सामिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तलाक के पेपर्स तैयार करवाकर उसे दे देते हैं। 1 मई 2014 को डिवोर्स के पेपर सामिया के हाथ लग गए और इस बात की खबर उसने अपने पिता तक नहीं पहुंचने दी। 4 महीने बाद 7 सितंबर 2014 को सामिया ने अपनी नई जिंदगी काजिम के साथ शुरू करने का फैसला लिया और अपने घर वालों से छुपकर उसी इमाम के सामने उसने काजिम से निकाह कर लिया। यह एक छोटी सी सेरेमनी थी जिसमें सामिया के कुछ करीबी दोस्त और काजिम की फैमिली शामिल हुई। मेरी दुल्हन घर आई है। शमी मेहंदी पे हमजा अदोए
शादी के सिर्फ 17 दिन बाद ही दोनों ने ब्रिटिश कानून के तहत अपनी मैरिज लीगली रजिस्टर भी करवा ली। इसके बाद काजिम काम के चलते वापस दुबई चला गया, जबकि सामिया ब्रैडफोर्ड में ही रहकर चुपचाप दुबई शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। उसने अपने वीजा के लिए पेपर वर्क भी शुरू कर दिया था। सामिया को लग रहा था कि उसका यह राज घर वालों से छुपा रहेगा, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अक्टूबर 2014, करीबन 1 महीने बाद एक शाम जब सामिया अपनी कजन के साथ घर लौट रही थी, तब एक सुनसान गली में अचानक एक लड़के ने उस पर आयरन रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सामिया के पैर में गहरी चोट आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस हमलावर ने उसके साथ चल रही कजन को हाथ तक नहीं लगाया। सामिया ने इस इंसिडेंट की पुलिस कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन वो हमलावर कभी पकड़ा नहीं गया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उसके घर वालों का रिएक्शन। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने जरा सी भी चिंता या फिक्र नहीं दिखाई। सामिया ने यह बात अपने फ्रेंड को भी बताई थी, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि उसके घर वालों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यही उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जब उसने शकील से तलाक की बात की थी तो यह मुमकिन ही नहीं था कि शकील ने यह बात उसके पिता को ना बताई हो। और जो कुछ उसके बाद हुआ, उसने इस बात को और भी साफ कर दिया। उसी हफ्ते उस मस्जिद के इमाम को जिन्होंने सामिया का निकाह पढ़वाया था, उन्हें सामिया के घर वालों की तरफ से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। उन्हें कहा गया कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी अब सामिया की फैमिली सिर्फ तलाक के बारे में ही नहीं, बल्कि काजिम के बारे में भी सब कुछ जान चुकी थी। इसके बाद सामिया और उसकी फैमिली के बीच कई बार झगड़े हुए, और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब सामिया को पुलिस तक बुलानी पड़ी। एक बार तो हद तब हो गई जब उसकी माँ इम्तियाज ने उसका सारा सामान घर से निकालकर रोड पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, काजिम को भी फोन करके धमकी दी गई कि वो उनकी बेटी से दूर हो जाए, क्योंकि वो इस निकाह को कभी नहीं मानेंगे। सामिया के लिए यह सब अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। इसलिए मई 2015 में जैसे ही उसे वीजा मिला, वो अपना घर छोड़कर काजिम के साथ रहने के लिए दुबई निकल गई। दुबई पहुंचकर सामिया ने काजिम के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। पिछले घुटन भरे माहौल से निकलकर वो अब एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां उसे सुकून और अपनापन दोनों महसूस हो रहा था, और शायद काफी वक्त बाद वो सच में खुश थी। Everything will change once baby will be born, when we'll come to know. The moment we'll come to know, I think everything will change, inshallah. काजिम के साथ नए घर में शुरू हुई उसकी यह नई जिंदगी धीरे धीरे खूबसूरत रूटीन में बदलने लगी थी। वो घूमती फिरती, दोनों साथ में वक्त बिताते और आने वाले कल के सपने बुनते। सामिया की एक ख्वाहिश थी कि उसकी सबसे पहली औलाद एक बेटी हो, जिसे वो बड़े नाजों से पाले। वो अक्सर इस बात को लेकर बात करती, जैसे अपने आने वाले फ्यूचर को इमेजिन कर रही हो। सामिया का मानना था कि जब उनका बेबी होगा और उसकी माँ को ये पता चलेगा, तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। एक नई जिंदगी के आने से पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और उसकी फैमिली उसे फिर से अपना लेगी। सामिया की यह सोच ये दिखाती थी कि वो एक नई शुरुआत तो जरूर कर चुकी थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अपनी फैमिली के लिए जगह अब भी उतनी ही थी। वो अपनी नई जिंदगी भी जीना चाहती थी और अपने पुराने रिश्ते भी संभाल कर रखना चाहती थी। शी वॉन्टेड दी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो अपने माँ बाप से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती थी, और सबसे ज्यादा ये चाहती थी कि वो उसे दोबारा अपना ले। इसलिए वो लगातार अपनी माँ और बहन को कॉल करके उन्हें समझाने की कोशिश करती रहती। इनफैक्ट वो अपने फादर को भी व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेजेस और वॉइस नोट्स भेजती थी, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता था। उसकी माँ उससे कहती थी कि वो अभी उससे नाराज है और उन्हें शांत होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि उसकी बहन का कहना था कि वो अब उसे पसंद नहीं करते और उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब यह सब बातें सामिया को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद दूर रहकर बात करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वो सामने जाकर उनके पांव पकड़कर माफी मांगेगी तो शायद सब ठीक हो सकता है। इसी यकीन के साथ सितंबर 2015 में वो दुबई से ब्रैडफोर्ड यूके के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले उसने काजिम से कहा था कि देखना, एक दिन मेरे अब्बू तुम्हें अपने दामाद के रूप में जरूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो दिल के बुरे नहीं हैं। जब सामिया अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि सब भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगे। यह एक बेहद इमोशनल मोमेंट था जहां सभी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सामिया अपने पिता को गले लग खूब रोई, वहीं अपनी बेटी को सीने से लगाए वो भी अपने जज्बात, अपने आंसू नहीं रोक पाए। लेकिन यह माहौल बस कुछ चंद पलों तक ही था, क्योंकि घर में मौजूद कुछ रिश्तेदारों ने धीरे धीरे बात का रुख बदल दिया। इज्जत, बिरादरी और खानदान का हवाला देकर उन्होंने दोबारा जहर घोलना शुरू किया। वही लोग जो शायद चुप रह सकते थे, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, और देखते ही देखते बात वापस वहीं आकर खड़ी हो गई।
सामिया पर इल्जाम लगने लगे कि उसने एक अच्छे भले कजिन को छोड़कर एक अजनबी शिया लड़के के साथ नाजायज रिश्ते में जाकर पूरी बिरादरी में उनकी नाक कटवा दी। उसी रात सामिया काजिम को रोते हुए कॉल कर कहती है कि हमारे आने वाले बच्चे कभी इन्हें नहीं देख पाएंगे। मैं अब बुरी तरह टूट गई हूँ। My kids will never see him, never hear him. मैं टूट गया। That's it. My only pride is you. कोई भी नहीं। सानिया वापस दुबई अपनी जिंदगी में लौट गई थी कि 10 महीने बाद जून 2016 में उसके कजिन से उसे पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड शकील की मां का इंतकाल हो गया है। वो सिर्फ सामिया की सास ही नहीं थी बल्कि उसकी फूफी भी थी, जिनसे सामिया बेहद प्यार करती थी क्योंकि उनका सामिया को लेकर बर्ताव हमेशा से ही अच्छा था। इसलिए एक बार सामिया ने उनके जनाजे में पाकिस्तान जाने का सोचा, लेकिन काजिम से मशवरा करने पर उसने सोचा कि वहां पर पूरा खानदान मौजूद होगा और वो ना जाने उससे कैसे पेश आएंगे। ऊपर से गांव के कंजर्वेटिव सोच वाले लोग वैसे भी ऐसे मामले को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वहां पर ना जाना ही बेहतर होगा। चंद दिनों बाद जुलाई 2016 में सामिया के पास उसकी मां और बहन मदीहा का कॉल आता है, जिन्होंने बताया कि उसके पिता की हाई डायबिटीज और हाई बीपी के चलते तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सारे लोग शकील की मां के जनाजे में शामिल होने पाकिस्तान आए हुए थे और वहीं पर उनकी हालत और ज्यादा नाजुक हो गई थी। अब यह खबर सामिया को अंदर तक इतना बेचैन कर गई कि उसे लगने लगा कि अगर वो ऐसे में भी अपने अब्बू को देखने नहीं गई और उन्हें कुछ हो गया तो वो उम्र भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। एक तरफ उसका दिल उसे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक गहरा डर भी उसके अंदर था। सामिया एक तरफ जाना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में एक डर भी था और वो डर था अपनी जिंदगी का। और उसने इसका जिक्र अपने दोस्तों से भी किया था, जहां उसने कहा था कि उसे इस बात का डर है कि कहीं वो वापस लौटकर आ ही ना पाए। सामिया का यह डर लाजमी था और इसलिए उसके सभी दोस्त उसे पाकिस्तान ना जाने की सलाह दे रहे थे। काजिम खुद भी अंदर से नहीं चाहता था कि सामिया पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो पिछली बार का बर्ताव देख चुका था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। एक तरफ उसे सामिया की सेफ्टी की फिक्र थी और दूसरी तरफ एक बेटी को उसके बीमार पिता से मिलने से रोकना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में यह डर भी था कि अगर सच में सामिया के फादर को कुछ हो गया और उसने उसे जाने से रोक दिया तो शायद वो गिल्ट जिंदगी भर उसे सताता रहेगा। इसी उलझन के बीच काजिम ने सामिया को ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की और उसे जाने दिया। हालांकि एयरपोर्ट तक ले जाते वक्त काजिम ने कार को रोककर सामिया से एक बार और सोचने के लिए कहा, जिस पर सामिया ने उसे गले लगाते हुए यही कहा कि आई विल बी फाइन, मुझे कुछ नहीं होगा। I love you. I miss you lots. Take care and please eat. I love you and I'll call you as soon as I reach. The plane is moving now. Take care. I love you. 14 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचने के बाद सामिया ने सबसे पहली रात अपनी एक फ्रेंड के घर गुजारी, जहां उसने अपनी आईडी, पासपोर्ट और रिटर्न टिकट्स छुपा दिए। इस बारे में उसने काजिम को टेक्स्ट कर बता भी दिया कि वो अगली सुबह अपने गांव को निकलेगी, क्योंकि अभी रात में जाना सेफ नहीं होगा। अगले दिन यानी 15 जुलाई 2016 को सामिया ने काजिम को वॉइस नोट भेजकर बताया कि उसने यहाँ के लिए एक नया सिम ले लिया है और अब वो अपने गांव को जा रही है। सामिया पंडोरी गांव में अपने घर पहुंच चुकी थी और 18 जुलाई को उसने काजिम को टेक्स्ट कर बताया कि वो अपने डैड के साथ अपनी आंट यानी शकील की मां की कब्र पर जा रही है। 19 जुलाई की सुबह काजिम ने बताया कि उसने एक बुरा सपना देखा था, जिसे देखकर वो डर गया। 20 जुलाई की सुबह भी काजिम और सामिया के बीच बात हुई और दोपहर को भी सामिया ने काजिम को टेक्स्ट कर बताया कि वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही है और कल के दिन वैसे भी उसे वापस दुबई लौटना है। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे जब काजिम ने सामिया को कॉल की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिक्र में काजिम ने सामिया को कई टेक्स्ट मैसेजेस किए और उसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन शाम ढलने तक भी सामिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 20 जुलाई 2016 दोपहर के वक्त पुलिस के पास एक कॉल आता है, जिसमें एक शख्स रोते हुए पुलिस को बताता है कि उसका नाम शाहिद है और उसकी बेटी की मौत हो गई है। लोकल पुलिस जब पंडोरी गांव के उस घर पहुंचती है तो वहां उन्हें सीढ़ियों के पास सामिया की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। ब्लैक ड्रेस में सामिया की बॉडी के पास उसकी चप्पलें बिखरी पड़ी हुई थी। उसका पर्स बॉडी के पास में खुला पड़ा था और मुंह से झाग निकल रहा था। तो उसके वालिद ने मुझे वो जगह दिखाई, कमरा दिखाया जहाँ के ये उसने बकौल उसके कि ये शकील के साथ रह रही थी और
वो जगह दिखाई मुझे जहाँ पे वो गिर के उसकी डेथ हुई। शाहिद के दिए गए बयान को सुनकर जब पुलिस ने उसे शकील के बारे में पूछा तो शाहिद ने इसकी कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया और कहा कि सामिया की मौत के बाद से उसने शकील को नहीं देखा है। उसी दिन सामिया का पोस्टमार्टम किया गया और उसी शाम उसे दफना भी दिया गया। उधर काजिम पूरा दिन सामिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सामिया का ना कोई मैसेज आया और ना कोई कॉल। फिक्रमंद काजिम ने फिर सामिया की बहन को कई मैसेजेस किए, लेकिन मैसेजेस रीड करने के बावजूद उसने काजिम को कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन सामिया को वापस दुबई लौटना था। ऐसे में अचानक सामिया से कांटेक्ट टूट जाना किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। काजिम ने जब सामिया के कजिन को कॉल किया तो उसने कहा कि सामिया की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। यह लफ्ज़ सुन पहले तो काजिम को ये एक मजाक से लगा, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि ये सामिया के घर वालों की गंदी चाल है, जहां वो उसे धमकाकर उसका पासपोर्ट छीन उसे पाकिस्तान से जाने नहीं देना चाहते हैं। सामिया को खोज उसे वापस लाने की उम्मीद में काजिम अगले 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के पंडोरी गांव पहुंच गया और वहां की लोकल पुलिस को अपने मैरिज डॉक्यूमेंट्स और वेडिंग पिक्चर्स दिखाते हुए पूरी बात डिटेल में बतानी शुरू की। काजिम की एंट्री से पुलिस को केस में एक नया एंगल मिल गया था और उन्हें वैसे भी सामिया की मौत में शकील के रोल पर शक था। जब मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई तो सामिया के पिता ने बयान दिया कि वो काजिम को नहीं जानते और वो एक फ्रॉड है जो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर खुद को सामिया का पति बताते हुए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। काजम कौन है कौन नहीं है, मैंने अभी नाम उसका सुना है। मेरी बेटी के खामन का नाम है मोहम्मद शकील और वो मोहम्मद शकील से शादीशुदा है। मोहम्मद शकील से खुद बात रह रही थी, मोहम्मद शकील के घर रह रही थी और ये वो काजम ब्लैकमेल कर रहा है गैली डॉक्यूमेंट बना के। सामिया की फ्रेंड को जब इस मर्डर की खबर मिली तो उन्होंने लंदन में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। ब्रैडफोर्ड वेस्ट की एमपी नाज शाह तक जब ये बात पहुंची तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह एक ऑनर किलिंग का केस है, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस केस के बारे में लिखा, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को यह केस असाइन किया गया। 8 दिन बाद शकील पकड़ा गया और उसे सामिया के फादर शाहिद के साथ क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया, जहां उसने अपने घिनौने अपराध की दास्तान बतानी शुरू की। शकील ने बताया कि वो हर कीमत पर सामिया को पाकिस्तान में ही उसके पास रोकना चाहता था और चाहता था कि वो काजिम से अपनी शादी तोड़ दे। जब 20 जुलाई की दोपहर सामिया बाजार गई थी तो शकील और शाहिद ने चुपचाप सामिया के सारे सामान की तलाशी ली ताकि उन्हें उसका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट मिल सके। सामिया ने जब बाजार से लौटकर अपना सामान बिखरा हुआ देखा तो वो सब समझ गई और इसी के बाद से सामिया और शकील के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। शकील तो वैसे भी मानो सामिया को अपनी जागीर समझता था और उससे जुड़ी हर चीज पर अपना हक समझता था, इसलिए जब सामिया ने उसके साथ इस नर्क में रहने से इनकार कर दिया, जब उसने अपनी जिंदगी अपनी खुशियों को पहले रखा, जब उसने घुट घुट कर जीने को अपनी किस्मत नहीं माना, तो मेल ईगो से सराबोर शकील के लिए यह बर्दाश्त के बाहर हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसने सबसे घिनौनी हरकत की। उस दोपहर पंडोरी के इस घर में शकील ने सामिया का बलात्कार किया। उसकी आबरू लुटती रही, वो चीखती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया, ना उसकी माँ, ना उसकी बहन और ना ही उसका बाप। शकील के चंगुल से खुद को छुड़ाकर सामिया चीखते हुए जैसे ही भागने लगी तो शकील ने पीछे से उसकी गर्दन में स्कार्फ डाल उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। दिल दहलाने वाली बात यह थी कि उस वक्त मोहम्मद शाहिद ने खुद अपनी बेटी की टांगे पकड़ रखी थी ताकि वो खुद को छुड़ा ना पाए। एक जिंदा दिल और हंसमुख लड़की उसी घर में खत्म कर दी गई जहां वो माफी और अपनापन ढूंढने आई थी। अब सवाल आता है कि इतने साल बाद भी क्या सामिया को इंसाफ मिला? मोहम्मद शाहिद का बार बार यही कहना था कि उनकी बेटी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी के चलते पुलिस के अधिकारी और मेडिकल एग्जामिनर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एमपी नाज शाह के प्रेशर और सामिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा सच सामने रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामिया की गर्दन पर एक 19 सेंटीमीटर का रेडिश ब्राउन जख्म था एंड कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन, यानी दम घुटने से निकल कर आई। रिपोर्ट में यह भी निकल कर आया कि सामिया का मर्डर से पहले रेप किया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पाकिस्तान सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए, जिसके फौरन बाद पुलिस लीड इन्वेस्टिगेटर अकील अब्बास को एविडेंस छुपाने और केस को बिगाड़ने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। इसी ऑफिसर ने सामिया की मां इम्तियाज बीबी और बहन मदीहा को पाकिस्तान छोड़ इंग्लैंड वापस भाग जाने में मदद की थी। सामिया के चाचा को जाली कागजात बनाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया और आखिरकार मोहम्मद शाहिद और शकील को हिरासत में लिया गया। लेकिन क्या सामिया को इंसाफ सच में मिलने वाला था? Is any forensic evidence in this case that he is the Shakil who pressing his throat
The answer is no. 6 महीने बाद लाहौर हाईकोर्ट ने सामिया के बाप को इस बिहाफ पर बेल पर रिहा कर दिया कि इस मर्डर में उसकी इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। उसके 1 साल बाद जनवरी 2018 में शाहिद की बीमारी के चलते लाहौर के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसी साल सितंबर 2018 में कोर्ट ने चौधरी शकील को भी रिहा कर दिया और आज सामिया के मर्डर के लगभग 10 साल बाद भी वो यूं ही आज़ाद घूम रहा है, क्योंकि अभी तक इस केस के ट्रायल की डेट तक तय नहीं की गई है। शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कुछ कहानियों में इंसाफ सिर्फ एक इंतजार बनकर रह जाता है, जहां वक्त गुजरता रहता है लेकिन सच और न्याय दोनों अधूरे रह जाते हैं। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सोच को समझना होगा जहां माँ बाप के लिए उनकी समाज में इज्जत उनकी बच्चों की जिंदगी से बड़ी होती है। ऐसे सामाजिक ढांचे में फैमिली की रेपुटेशन को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी माना जाता है, जहां एक व्यक्ति के डिसीजंस को पूरे खानदान की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। ऑनर किलिंग इसी सोच का सबसे कठोर रूप है, जहां कंट्रोल, पैट्रियार्की और सोशल प्रेशर मिलकर इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि ऑनर बेस्ड वायलेंस अक्सर उन सोसाइटीज में ज़्यादा होता है जहां कम्युनिटी अप्रूवल इंडिविजुअल फ्रीडम से ऊपर रखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के एस्टीमेट के मुताबिक हर साल दुनिया में हज़ारों लोग ऐसी सोच का शिकार होते हैं। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जुर्म सिर्फ एक इंसान नहीं करता, बल्कि उसके आसपास का समाज भी उसे जस्टिफाई करता है। और तो और इसमें अपने ही लोग खड़े होकर खामोश रह जाते हैं या इस अपराध में साथ देते हैं। लेकिन हमारी आपकी सुरक्षा के लिए इस कहानी के दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है। इंसान का दिमाग सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता, बल्कि इमोशंस पर भी चलने लगता है, और कई बार इमोशंस रैशनल थिंकिंग को ओवर पार कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट नीड और इमोशनल बायस के रूप में देखा जाता है। जब हम किसी अपने से दूर हो जाते हैं तो उस कनेक्शन को वापस पाने की चाह और बढ़ जाती है। इसी वजह से लोग कभी कभी उन सिचुएशंस में भी लौटने का फैसला ले लेते हैं जहां पहले उन्हें दर्द मिला हो। सामिया के केस में कई क्लियर रेड फ्लैग्स थे। माँ और बहन के साथ लगातार बढ़ते झगड़े, घर से उसके सामान का बाहर फेंका जाना, अटैक का वो इंसिडेंट जहां सिर्फ उसे ही टारगेट किया गया और उसकी साथ वाली को छोड़ दिया गया, उसका खुद की जिंदगी को लेकर डर जो वो अपने दोस्तों से हमेशा शेयर करती थी, इतना तक कि उसने अपने पासपोर्ट और रिटर्न टिकट को भी अपनी फ्रेंड के घर छुपा दिया था। ये सब सिग्नल्स थे कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। उसके करीबी लोग, उसके दोस्त और काजिम सब उसे रोक रहे थे और वो खुद भी डर रही थी क्योंकि वो रिस्क को समझ रही थी। लेकिन फिर भी वो गई क्योंकि उसके अंदर एक बेटी थी जो अपने पिता को देखना चाहती थी, एक इंसान था जो संबंधों को ठीक करना चाहता था, और एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। ये वही जगह होती है जहां हमें एक सटल लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। एम्पैथी और होप इंसान को इंसान बनाते हैं, लेकिन जब सामने वाले लोग अपनी सोच और फितरत में एक्सट्रीम हो तब वही एम्पैथी कभी कभी खतरा बन सकती है। समाज में बुरे लोग नए नहीं हैं, वो हमेशा थे और शायद हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उनके पैटर्न्स और सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना अक्सर एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल रियलिटी में भुगतने पड़ते हैं। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि खुद को भी समझना है कि कब हम इमोशंस के फ्लो में अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि डिसीजन सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी लेने चाहिए, और कभी कभी पीछे मुड़कर ना देखना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।